नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। Q4 यानी कि मार्च क्वार्टर अर्निंग सीजन काफ़ी पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। मैक्रो लेवल पर इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद कई बिजनेसेस ने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो हर अर्निंग सीजन हमारा गोल रहता है कि अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम मैक्सिमम बिजनेसेस कवर कर पाएँ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में आज हम Q4 FY26 रिजल्ट सीरीज की पहली वीडियो में 4 अलग-अलग सेक्टर से 4 स्मॉल कैप बिजनेसेस को कवर करेंगे जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और फ्यूचर को लेकर इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी ओवरऑल पॉजिटिव है। तो अब बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है टिप्स म्यूजिक। टिप्स आपका म्यूजिक लाइसेंसिंग के बिजनेस में है। एक तरफ ये गाने प्रोड्यूस करते हैं या कई बारी गाने खरीदते भी हैं और फिर आगे उन्हें मूवीज वगैरह में इस्तेमाल होने के लिए लाइसेंस बेसिस पर बेचते हैं या यूट्यूब स्पॉटिफाई वगैरह पर डालते हैं। बाकी अन्य सोर्सेज जैसे कि टीवी पर डांस शोज आते हैं या कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, ये भी इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। आज की डेट में टिप्स 34,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स ओन करता है। जैसे इधर आप देखोगे तो आतिफ असलम का जीने लगा हूँ, अरिजीत सिंह का तेरा फितूर या राज मूवी के सॉन्ग्स हो गए। ये सॉन्ग्स टिप्स के पोर्टफोलियो में हैं। ये टिप्स का यूट्यूब चैनल है और इधर आप देख पा रहे होंगे कि इनके 81 मिलियन या 8 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और यही ना इस सेक्टर में मोट है कि आपने जो कंटेंट लाइब्रेरी बिल्ड कर ली या चैनल प्रेजेंस बिल्ड कर ली, उससे आप सालों साल कमाते हो। टिप्स के पास 90s के गानों का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इनके फटाफट से हम लोग रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में अभी क्या इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स लेआउट होने वाले हैं। तो Q4 में रेवेन्यू बढ़िया 32% और मुनाफा 93% बढ़ा है। पूरे साल को देखें तो सेल्स ग्रोथ 21% और प्रॉफिट ग्रोथ 30% रही है। टिप्स ने मार्केट को सरप्राइज किया Q4 में, क्योंकि Q2 में इनके नंबर्स उतने खास नहीं थे और उस समय मैनेजमेंट कमेंट्री भी थोड़ी डल सी हो गई थी। पर ये 32% टॉप लाइन ग्रोथ ने पूरे साल की परफॉर्मेंस को लिफ्ट कर दिया है। पैट ग्रोथ आपको हाई लगेगी क्योंकि इस क्वार्टर कंटेंट कॉस्ट कम बुक हुई है। डेविड धवन की जो मूवी आ रही है जवानी तो इश्क होना है, उसकी रिलीज Q4 से Q1 में शिफ्ट हो गई है। इसलिए ये इस एल्बम की कॉस्ट नहीं बुक कर पाए हैं, वो Q1 में बुक होगी। FY27 में बाकी मैनेजमेंट ने कहा है कि ये इस साल 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च कर रहे होंगे नए गाने एक्वायर करने के लिए। बाकी आप देखोगे हाई मार्जिन बिजनेस है, 50% के ऊपर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं पिछले 2 सालों में। आपको पी रेशियो थोड़ा प्रीमियम लगेगा। अभी ये बिज़नेस जैसे 40 के पी पर है, पर आप बिज़नेस का प्लीज़ मोड समझो। गाने सालों-साल ऐड और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लाते हैं। तभी आप देखोगे कि यहाँ 80% से ऊपर का आरओई है। फ्यूचर आउटलुक पर आएँ, तो वैसे तो इनके मैनेजमेंट ने 20% रेवेन्यू ग्रोथ और 20% पैट ग्रोथ कमिट की है, पर इसमें ना 3 इंटरेस्टिंग लेवर्स हैं, जिस वजह से ये बिज़नेस इससे बेहतर कर सकता है। अब इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और मेजर ट्रिगर टिप्स में है कि वाईटी शॉर्ट्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में इनका रेवेन्यू मॉडल बदलने वाला है। कंपनी अब तक फिक्स्ड प्राइस मॉडल पे थी, पर इन्होंने यूट्यूब के साथ नेगोशिएशन किया और अब ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की तरह हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ एड रेवेन्यू पर मूव कर जाएंगे। ये इस अप्रैल एंड या मई के शुरुआत तक हो जाना चाहिए और ये बड़ा ट्रिगर रहेगा। शॉर्ट्स का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। मॉडल चेंज से इन्हें फ़ायदा मिलेगा और जब भविष्य में इनके सॉन्ग्स वायरल जाएँगे ना, तो इन्हें बहुत नॉन लीनियर ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। जो भी रेवेन्यू आएगा, वो आपका पूरा का पूरा बॉटम लाइन में पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट कॉस्ट तो पहले ही बुक हो चुकी है। वाईटी टिप्स के लिए बड़ा प्लेटफ़ॉर्म भी है, तो इस वजह से भी ये एक ट्रिगर है। इनका अभी 40 से 50% रेवेन्यू लगभग इधर से ही आता है। फिर जो 2 और ट्रिगर्स हैं, वो थोड़े मीडियम टर्म में प्ले आउट करेंगे। वो हैं आपका पेड सब्सक्रिप्शन और पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स। पेड सब्सक्रिप्शंस में आप स्पॉटिफ़ाई, जियो सावन को ले लो और पब्लिक परफॉर्मेंस में कॉन्सर्ट्स, लाइव शोज़ आ जाते हैं। और अभी ये दोनों सेगमेंट्स टिप्स के लिए 20 से 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों ही सेगमेंट्स 40 से 50% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए लोग अब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रेफर करते हैं। आप खुद भी इरिटेट हो जाते होगे ऐड सुन के, या डेली लिमिट आ जाती है, आपने नोटिस किया होगा। ऐसे ही इतने जो कॉन्सर्ट्स होने लगे हैं भारत में,
तो इस स्पेस में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस सब को देखते हुए हम ये बोलेंगे कि नियर फ्यूचर में टिप्स में ऐसा साल आ सकता है जब सारे लेवर्स एक साथ प्ले आउट होंगे और ये जो 20% रेवेन्यू ग्रोथ रेट ये है, ये बढ़कर 30-40% हो जाएगा। जब भी ग्रोथ रेट एप्रिशिएट होता है, मार्केट उस बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होता है। वाईटी डील नियर टर्म ट्रिगर है और बाकी पेड सब्सक्रिप्शंस और पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स आपके मीडियम टर्म ट्रिगर्स हैं। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है एसबीएफसी फाइनेंस। एसबीएफसी एमएसएमई फोकस्ड एनबीएफसी है और ये छोटे बिजनेसेस को 5 से 30 लाख रुपए तक के लोन्स देता है और ये सेगमेंट ही 24 से 25% रेट से ग्रो कर रहा है। इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं और फिर मैक्रो एनवायरनमेंट इन्हें कैसे अफेक्ट करेगा या कर सकता है उस पर बात कर लेंगे, बिकॉज वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वॉर की वजह से ना आपके सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए हैं। बड़ी कंपनियों का अपने कॉस्ट कम रखने पर अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस है और ऐसे एनवायरनमेंट में आपके एमएसएमई सप्लायर्स वेंडर्स ये पिसते हैं। तो Q4 वाइज वैसे तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है अक्रॉस ऑल मेट्रिक्स। एयूएम माने कि कंपनी ने कितने लोन्स दिए हुए हैं, ये संख्या 29% पिछले साल से ग्रो करी है। सिक्योर्ड एमएसएमई डिसबर्समेंट्स या नए लोन्स 12% ग्रो किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ लिखा नहीं है, फुल ईयर बेसिस पर 16% ग्रोथ आई है। एसबीएफसी प्रॉपर्टी और गोल्ड दोनों के अगेंस्ट लोन देता है और बाकी लेंडर्स की तरह हैं, इन्हें भी गोल्ड लेंडिंग ग्रोथ का फायदा मिला है। गोल्ड लोन्स का शेयर बढ़कर 20-21% हो गया है। सिक्योर्ड एमएसएमई का 79-80% कंट्रीब्यूशन है अभी और इनका टारगेट पिछले साल 25 नए ब्रांचेस खोलने का था, पर इन्होंने उसे बीट करके 46 खोली हैं और ये जो ब्रांच एडिशन हुआ है अब इस साल FY27 में ग्रोथ लाने में मदद करेगा। बाकी एसेट क्वालिटी नंबर्स स्टेबल हैं और डेप्थ में जाएं तो आप देखोगे वैसे तो इंटरेस्ट इनकम और बोरोइंग कॉस्ट दोनों ही कम हुए हैं क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था, बट नेट लेवल पर यील्ड और कॉस्ट ऑफ फंड्स इंप्रूव हुए हैं, इसलिए स्प्रेड या कहने को मार्जिन बढ़ी है। फिर इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो भी बेहतर हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है पर वो कंसर्न नहीं है, मैक्रो लेवल पर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है तो इन्होंने स्टेज 2 के लिए अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाई है। पर मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हालांकि उनका पूरा फोकस रहेगा कि एनपीएस ना बढ़ें और क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहे, पर जब तक सिचुएशन नहीं इंप्रूव हो जाती है तब तक इन्वेस्टर्स यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट में रिडक्शन ना एक्सपेक्ट करें और वो जायज़ भी नहीं है। ओपेक्स टू एयूएम में ज़रूर और स्कोप है पर क्रेडिट कॉस्ट में नहीं। और ओवरऑल नीचे आप देखोगे कि आरओई 13% से बढ़कर 14.5% हो गया है एनुअलाइज्ड बेसिस पर। यहाँ से भी मैनेजमेंट का बिना कैपिटल रेस किए अगले 2 सालों में लेवरेज और आरओए ग्रो करके आरओई बढ़ाने का क्लियर रोड मैप है। प्रीवियस क्वार्टर्स में DPD+1 बकेट में जो स्ट्रेस बनने लगा था वो कंट्रोल में आया है। इस एनवायरनमेंट में ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे हैं पर मैनेजमेंट नियर फ्यूचर को लेके कॉशियस है। पर वो तो देखो अभी आपको हर कंपनी का मैनेजमेंट ना कॉशियस ही टोन रखते हुए दिखेगा। ग्रोथ गाइडेंस अभी भी इनका इंटैक्ट है लार्जली। इन्होंने एयूएम क्वार्टर ऑन क्वार्टर वही 5 से 7% CAGR से ग्रो करने की बात की है, जो कि आपकी वही 20 से 30% की ग्रोथ बनती है। बाकी ऑपरेटिंग लेवरेज का मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी ये सलाह रहेगी कि अगर आप एसबीएफसी या और कोई अच्छा एमएसएमई लेंडर नहीं होल्ड करते हो तो आप इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हो, पर अभी एमएसएमई स्पेस में आप बड़ा या बल्क एलोकेशन मत देना। बिकॉज अगर वॉर खिंचती है और सप्लाई चेन्स ऐसे ही रहते हैं तो छोटे बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और बढ़ भी रही हैं। पर एंटायरली आप इग्नोर भी मत करो एसबीएफसी को, बिकॉज अनसर्टेनिटी है उसी वजह से अभी करेक्ट होकर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही वॉर ओवर होगी और बिजनेस एक्टिविटी ट्रैक पर आएगी, सेक्टर फिर से आपका स्पीड स्पीड पकड़ेगा। पर देखिए टिप्स या एसबीएफसी अच्छे बिजनेसेस हैं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो आपको इन्हें फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग ना एक बहुत डायनामिक एक्टिविटी है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना जब उसके हर क्वार्टर हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आपको सारे नहीं कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि जिस कारण से या जिस स्ट्रैटेजी से आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो वो प्ले आउट हो भी रही है कि नहीं। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ
कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में 5,000 के आसपास, तो किस किस को ट्रैक करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल्स, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। हमारी लिस्ट का तीसरा बिज़नेस जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो है डीसीबी बैंक। डीसीबी एक स्मॉल कैप बैंक है। इनका मार्केट कैप अभी बस 6,000 करोड़ रुपए है। ये एक हेल्दी पेस से ग्रो कर रहा है इस छोटे बेस से, और इनकी जो मेजर प्रेजेंस है वो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना में है। इनके एडवांसेस मार्च क्वार्टर में 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 17.5% लगभग ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं। ये वो पैसा है जो डीसीबी ने लोन पर दिया हुआ है। इसमें इनके मॉर्गेज लोन्स जो लोन बुक में सबसे बड़ा शेयर रखता है, उसमें 10.7% की ग्रोथ आई है। को लेंडिंग पोर्टफोलियो 25% ग्रो किया है। को लेंडिंग में आप अन्य बैंक्स या एनबीएफसीज के साथ मिलकर लोन देते हो, तो वो आपका 25% ग्रो किया है। ऐसे ही गोल्ड लोन्स, कॉर्पोरेट, एमएफआई और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट्स का भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे को लेंडिंग ज़्यादातर गोल्ड लोन्स ही है। यहाँ से ये को लेंडिंग को ओवरऑल बैंक के रेट से ग्रो करेंगे, क्योंकि भले यहाँ ग्रोथ है, कॉस्ट लो है, पर फिर आपकी यील्ड भी कम है, माने कि ये उतना हाई मार्जिन नहीं है। डिपॉजिट्स मतलब आप या हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो संख्या पिछले साल से 21% बढ़ी है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी बैंक के, कि बैंक इधर लोगों से डिपॉजिट्स ले और दूसरी तरफ लोन्स दे। बीच की मार्जिन बैंक की कमाई होती है। डीसीबी इंटेंशनली डिपॉजिट्स ग्रोथ एडवांसेस ग्रोथ से ज़्यादा रखता है, ताकि इनके पास अभी इनफ लिक्विडिटी रहे। अब एसेट क्वालिटी और फंडामेंटल्स पर आते हैं, तो स्लिपेजेस और ग्रॉस एंड नेट एनपीएज सब कुछ ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं। तभी आप देखोगे कि इधर क्रेडिट कॉस्ट 0.37% से 0.32% हो गई है। तो ओवरऑल डीसीबी बैंक एक अच्छी दिशा में ग्रो कर रहा है। इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ था। इनके जो नए सीईओ हैं प्रवीण कुट्टी जी, उनके आने के बाद से वो कई पैरामीटर्स पर बैंक को बेहतर करते आए हैं, और अब फाइनल इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बढ़ने लगे हैं। ये एक ट्रिगर है, क्योंकि होता क्या है कि जब रेट कट्स होते हैं, कस्टमर को तो बेनिफिट आपका तुरंत पास ऑन हो जाता है, पर एनबीएफसीज या बैंक्स को अपनी कॉस्ट एडजस्ट करने में 1 से 2 क्वार्टर का समय लग जाता है। पर अब फाइनली आप देखोगे कि निम्स ऊपर जा रहे हैं, और लास्टली पीएनएल स्टेटमेंट देख लें तो इंटरेस्ट इनकम 17% से ग्रो करी है, पर इस क्वार्टर ट्रेजरी इनकम वीक थी। ट्रेजरी इनकम में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फॉरेक्स और फिर इसके अलावा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जो होती है वो रहता है। ट्रेजरी इनकम के कम होने से अदर इनकम कम आई है, पर उसमें भी पॉजिटिव चीज़ जो आप नोट करोगे कि जो अदर फी इनकम है वहाँ पर 22% की ग्रोथ आई है। इसमें बैंक ब्रांच, इंश्योरेंस या और कोई प्रोडक्ट बेच रही है वो सब आपका आ जाता है। बाकी इनका जो टारगेट है एक मिड साइज्ड बैंक बनने का और हर 3 से 4 सालों में अपनी बैलेंस शीट डबल करने का, उस पे ये हेल्दी रेट से प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। इसमें बस एक ओवरहैंग है, और वो है इनका कासा रेशियो। यही कम है जिसको बढ़ाने पर मैनेजमेंट पूरा जोर दे रहा है। इनका कासा मिक्स ऊपर जाने लगे ना, तो डीसीबी ऑलमोस्ट आपका एक परफेक्ट बैंक बन जाएगा। पर ऐसा नहीं कि अभी खराब है। वीक कासा रेशियो को काउंटर करने के लिए ये एक्सेस लिक्विडिटी लेकर चलते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि डीसीबी बैंक का बेस छोटा है, मार्केट कैप बस 6,000 करोड़ रुपए है। लास्ट टाइम जब हमने इसे कवर किया था तब ये 0.8 के पीबी रेशियो पर ट्रेड करता था। अभी ये लगभग 0.95 के लगभग मल्टीपल पर आ गया है। यहाँ से भी बहुत स्कोप है, पर वही है कि एसबीएफसी जैसे कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है। तो आप रश मत करो, वॉर का डायरेक्ट हमारी लाइफ पर, डेली लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
कॉर्पोरेट्स और हाउसहोल्ड्स दोनों के लिए इन्फ्लेशन हो गया है। पर हाँ, ग्रोथ अच्छी आ रही है और ये एक अच्छा स्मॉल कैप बैंकिंग बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने रेडार पर आप रख सकते हो। चौथा और आखिरी बिज़नेस हमारी लिस्ट पर है, वो है आपका बजाज कंज्यूमर केयर। ये हेयर ऑयल्स में है और अगर आपने सुना होगा बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, तो वो मशहूर ब्रांड इन्हीं की है। इसके अलावा इनके पास कोकोनट और अन्य हेयर ऑयल्स का भी पोर्टफोलियो है। हमने हाल ही में जब एफआईआई बाइंग वाली जो वीडियो करी थी ना, जिसमें हमने उन बिज़नेसेस को कवर किया था जो एफआईआईज़ ने मार्च क्वार्टर माने कि पिछले 3 महीनों में ऐड किए हैं, बजाज कंज्यूमर उसका पार्ट था। बजाज में आप देख के सरप्राइज़ हो जाओगे कि एफआईआईज़ ने यहाँ शेयर होल्डिंग 6.7% पॉइंट्स बढ़ाकर 9.7% से सीधा लगभग 16.5% कर ली है। इस दौरान डीआईआईज़ की ओनरशिप लगभग वही रही है और पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो गई है। इस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का कारण क्या है कि बजाज कंज्यूमर नए मैनेजमेंट के अंडर अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जो नए सीईओ आए हैं नवीन पांडे जी, उन्होंने प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू मैनेजमेंट और मिक्स इम्प्रूवमेंट माने कि थोड़े हाई मार्जिन हेयर ऑयल्स, इन सब के अराउंड इनिशिएटिव्स लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा सा जा रहा है, तो फटाफट से इसे रैप अप भी कर लेंगे। आप देखोगे कि जनवरी से मार्च के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 32% बढ़ी हैं। इसमें अगर बंजारा के एक्विजिशन को हटा दें, जो इन्होंने हाल ही में ब्रांड परचेज़ की है, तो 28.5% की टॉप लाइन ग्रोथ है। एडीएचओ में ऑलमोस्ट डबल डिजिट माने कि लगभग 8 से 9% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है और ये आपको वैसे कम लगेगा, पर ये ना आपका एमएल रिडक्शन को अकाउंट करने के बाद की ग्रोथ है। इन्होंने अपने बॉटल्स और सैशे में एमएल वाइज़ क्वांटिटी कम की है, मार्जिन्स बेहतर करने के लिए। तभी आप देखोगे कि मार्जिन्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। ग्रॉस मार्जिन 54% से लगभग आपकी 63.5% और एबिट्टा मार्जिन तो 13.3% से 23.7% हो गई है। ऐसे ही पैट मार्जिन 12.5% लगभग से आपकी 19.5% पर आ गई है। तो ये आप देख रहे हो ना कि कैसे पूरा टर्न अराउंड हो गया है और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म शॉक्स जो ये क्रूड ऑयल के रैली करने से आएँगे, उस वजह से Q2 और Q3 में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। पर उसके अलावा उनका कहना है कि आप ये 20 से 25% के बैंड में एबिट्टा मार्जिन अब लेकर चलो, उतनी बनी रहेगी और आप देखोगे कि FY26 होल की मार्जिन्स Q4 से कम हैं, माने कि फुल ईयर नॉर्मलाइज्ड बेसिस पर जब सब नॉर्मली चलेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं अच्छे मार्जिन्स पर। इनका जो नॉन आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल पोर्टफोलियो है, उसको 30% सीएजीआर से ग्रो करके डबल करने का प्लान है और अपनी कोर कैटेगरीज के लिए ये 10% टाइप ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। ये एफएमसीजी स्पेस में हेल्दी ग्रोथ है। अभी बजाज 30 के पी पर ट्रेड करता है, जबकि आप देखोगे एफएमसीजी बिजनेसेस को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है और अगर ग्रोथ सस्टेन करती है तो बजाज में अच्छी री रेटिंग हमें देखने को मिलेगी। बाकी रिस्क वाइज मेन रॉ मटेरियल्स का ही है। लिक्विड पैराफिन का दाम वॉर की वजह से ऊपर चला गया है। इनके मार्जिन्स पर फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि इनके पास तो पुरानी इन्वेंट्री है। पर अगर सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज़ नहीं होते हैं, तो Q2 और फिर Q3 में मार्जिन्स में प्रेशर दिखेगा। पर ये देखिए आपका स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है एफएमसीजी। अगर अच्छा ड्रॉडाउन होता है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आप भी इस बिज़नेस को देख सकते हो। सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आपको पसंद आएगा। और देखिए अर्निंग सीज़न तो अभी बस चालू ही हुआ है। कंपनियाँ बहुत स्पीड से अपने रिजल्ट्स निकाल रही हैं और हम लोग उन्हें कवर भी कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो आप याद से सिंपली स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे जब हम कई सारे बिज़नेस एनालिसिस लाएँगे, तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएँगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक्स से सपोर्ट करोगे, तो हम और रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियोज़ ला पाएँगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हों इन बिज़नेसेस को लेकर, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।